हेलो दोस्तों, आज हम जो एक वीडियो लेकर के आए हैं वो हमसे एक यूजर ने कमेंट बॉक्स में पूछा था। तो हम उसी टॉपिक पर हम एक वीडियो बना रहे हैं जो है कैपिलरी राइज इन टू मिक्सेबल लिक्विड्स, जिसको बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मिस कर देती हैं और इसको बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देती हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे। ना केवल हम इसके लॉजिक को एक्सप्लेन करेंगे बल्कि इसके डेरिवेशन को भी एक्सप्लेन करेंगे और इसके पीछे का क्या थ्योरी है वो भी पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हम इस कैपिलरी राइज इन टू मिक्सेबल लिक्विड्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और पूरे अच्छे तरीके से इस मिथ को बिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले हम एक सिंपल कॉन्सेप्ट से चलते हैं जो हमें बहुत इजीली पता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या है सिंपल कॉन्सेप्ट से समझेंगे जिससे कि हमें फिर फाइनली हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, हमें इसमें केवल एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, फोर्स बैलेंस। ठीक है, फोर्स बैलेंस का कॉन्सेप्ट लगना है, मींस हमें फोर्स बैलेंस करना है। अगर हम दो लिक्विड की जगह पे एक ही लिक्विड लें तो होगा क्या, हमारा ऐसा कुछ होगा। सबसे पहले अभी सरफेस टेंशन होती क्या वाला है। ठीक है, सरफेस टेंशन है क्यों और क्यों लग रही है, हम इसको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम पहले हम सरफेस टेंशन को समझते हैं, सरफेस टेंशन है क्या वाला। ठीक है, फिर हम एक अकेला लिक्विड है उस कंडीशन में जो सरफेस टेंशन के कारण जो कैपिलरी राइज होगा या कैपिलरी फॉल होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। जब हम इसको समझ लेंगे फिर हम इस पे आ जाएंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा फिर हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम सरफेस टेंशन समझ लेते हैं। सरफेस टेंशन क्या होती है, बेसिकली पानी में साबुन को घोल दें, उसके बाद अगर एयर ब्लो करे तो हमारे बैलून बन जाता है। क्यों बन जाता है, वो सरफेस टेंशन के कारण ही बनता है। लेकिन सरफेस टेंशन होती क्या है, सरफेस में टेंशन, नाम से तो इतना ही समझ में आ रहा था। तो चलिए हम इसको आगे देखते हैं। सपोज हमारा एक, मान के चलिए हमारा एक क्या है, एक कोई ट्यूब है, इसके अंदर हमने पानी भर दिया। क्लियर, अब होगा क्या, अभी दो टाइप के फोर्सेस होते हैं। फोर्सेस जो होते हैं वो दो टाइप के फोर्सेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो कोहेसिव फोर्सेस, एक एडिसिव फोर्सेस। अब कोहेसिव फोर्सेस और एडिसिव फोर्सेस, एडिशन क्या होता है, जैसे हमारा फेविकॉल क्या है, एडिसिव है। फेविकॉल क्या है, एडिसिव है। फेविकॉल क्या काम करता है, दो डिफरेंट मटेरियल को जोड़ता है, वो एडिसिव है। ठीक है, कोहेसिव क्या है, कोहेशन क्या है, सेम मटेरियल में। ठीक है, सेम मटेरियल में जो रहेगा वो क्या है, हमारा कोहेशन है। ठीक है, तो क्या है, ये अट्रैक्शन है बेसिकली। अगर हम बात करें अट्रैक्शन की, अट्रैक्शन क्या है, सेम में अट्रैक्शन, कोहेशन कहलाएगा। और अगर डिफरेंट में होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, एडिशन कहलाएगा। जैसे गे में क्या होगा, मेल में अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, कोहेशन सेम में। और अगर स्ट्रेट होगा तो मेल फीमेल में अट्रैक्शन होगा। सिंपल। तो अट्रैक्शन क्या है बेसिकली हमारा, जब दो डिफरेंट मटेरियल रहेंगे तो उनके बीच में एडिशन लगेगा और दो अगर सेम रहेंगे तो हमारा कोहेशन लगेगा। तो यहां पर मान लीजिए पानी है, यहां पर पानी का एक मॉलिक्यूल है, यहां पर पानी का, यहां पर पानी, यहां पर पानी, अब यहां पर भी नीचे पानी, यहां पर भी पानी, यहां पर भी पानी। अब इसको पानी को, इस वाले का अगर हम इसको दो टाइप से डिवाइड करें, एक हमारा अंदर का पानी का मॉलिक्यूल है तो इसको क्या मिल रहा है, इसको यहां से भी इससे कांटेक्ट है, इससे भी कांटेक्ट है, इससे भी। तो ये हर जगह से कांटेक्ट में, एक खुश है भैया, एक खुश है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको हर जगह से कोई ना कोई मिल ही जा रहा है। अगर ये नहीं है तो ये मिल गया, ये नहीं तो ये मिल गया, इसको हर जगह से हर कोई मिल जा रहा है। लेकिन जो ऊपर वाला है, जो मान लिया ये टॉप सरफेस है, ये टॉप सरफेस पे है तो है क्या, इसमें यहां पर एक, यहां पर है और नीचे है। अब है क्या, इसके साथ में हो क्या रहा है, इसको सामने वाला मिल जा रहा है, नीचे वाला मिल जा रहा है, लेकिन ऊपर कोई है ही नहीं। तो ये क्या है, ये टेंशन में, मेरे साथ में कोई है ही नहीं, मेरे साथ देने वाला कोई है ही नहीं। इसको क्या है, इसको कोई टेंशन ही नहीं है, इसको जब जो चाहिए तब उसको वो साथ मिल गया उसका। ठीक है, इसके साथ में कोई है ही नहीं, ये बोल रहा है कि भाई मैं बहुत टेंशन में हूं, मेरे साथ में कोई साथ देने वाला है नहीं। तो इसलिए क्या आ गया, जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल रहेंगे वो क्या होंगे, टेंशन में आ गए। क्यों आ गए टेंशन में, क्योंकि इनके साथ में कोई है ही नहीं साथ देने वाला। इनके बीच में क्या है, कोहेशन लग रहा है, यहां पर क्या लग रहा है, कोहेशन लग रहा है, और यहां पर क्या लग रहा है, एडिशन। क्यों लग रहा है, क्योंकि जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल हैं उनके साथ में कोई साथ देने वाला है नहीं, तो होगा क्या, अब ऊपर वाले क्या होंगे, अगर इनकी नीचे वालों से अच्छी बनती होगी, अगर इसकी नीचे वालों से अच्छी बनती होगी तो होगा क्या, ये नीचे की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा ऊपर वाला लेयर, तो होगा क्या, फाइनली जो नीचे वाला लेयर है वो ये वाला मॉलिक्यूल नीचे आ जाएगा, ये वाला भी नीचे आने का ट्राई करेगा, ये वाला भी नीचे आने का ट्राई करेगा, ये वाला भी नीचे आने का ट्राई करेगा, ये वाला भी नीचे आने का ट्राई करेगा। मींस अगर कोहेशन ज्यादा होगा, मींस आपस में प्रेम ज्यादा होगा तो होगा क्या,
कोहेशन, नीचे जो सरफेस टेंशन है वो लेयर को इस टाइप से इस एंगल में मूव करेगी, ठीक है। जो लेयर है ऊपर की लेयर के जो भी एटम है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेंगे। लेकिन अगर आपस में कोहेशन फोर्स क्या है, कोहेशन फोर्स ज्यादा है तब ऐसा होगा। लेकिन एडिशन फोर्स के कंपैरिजन में, एडिशन फोर्स के कंपैरिजन में अगर कोहेशन फोर्स ज्यादा है, आपस में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है, आपस में अट्रैक्शन ज्यादा है, तो होगा क्या, जो ऊपर की लेयर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी। लेकिन अगर दूसरा समझे हम, एडिशन जो है, एडिशन बहुत ज्यादा है किससे, कोहेशन में। मींस जो हमारे अपर मॉलिक्यूल हैं, अपर एटम्स हैं, अगर इनमें क्या है, इनमें अट्रैक्शन नहीं है, इनकी आपस में ही नहीं बनती है, तो होगा क्या, ये दूर जाने का ट्राई करेंगे। तो ये ट्राई करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा दूर चले जाएं, तो ये इस टाइप से रहेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, नीचे वालों से दूर जाने का ट्राई करेगा। तो हमारी जो लेयर बनेगी सरफेस टेंशन के कारण वो ऐसी बनेगी, ठीक है। तो एक इसमें क्या होगा, कोहेशन ज्यादा है किससे, एडिशन से, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसमें क्या होगा, एडिशन ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, कोहेशन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो सरफेस टेंशन हमारे क्या है, एडिशन और कोहेशन फोर्सेस के डिफरेंसेस के कारण हमारा सरफेस टेंशन लगता है। किस में लगता है, अपर लेयर में लगता है। नीचे वाले जो बीच में मॉलिक्यूल हैं या बीच में जो एटम्स हैं, इनमें लगेगा सरफेस टेंशन, नहीं लगेगा। ये हमेशा सरफेस में ही लगता है, इसलिए नाम में ही सरफेस ऐड किया हुआ है। सरफेस में जो क्रिएट हो रही है टेंशन किसके कारण, एडिशन और कोहेशन फोर्सेस के डिफरेंसेस के कारण, ठीक है। वो क्या है, हमारी सरफेस टेंशन है। क्लियर। अब हम आते हैं एक कॉन्सेप्ट पर जो सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारा। अभी क्या है हमारा, ये हमने मान के चला, मान के लिया हमने, ये हमारा क्या है, एक वेसल है, इसके अंदर हमने एक ट्यूब डाल दी है, ठीक है। अभी क्या हुआ, इसके जो अपर मॉलिक्यूल है वो क्या हो गए, आपस में कोहेशन ज्यादा है, तो ऐसे अब बार डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। लिक्विड यहीं तक है, लेकिन आपस में अट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि इसके साथ में जो पानी है इसको भी ऊपर उठा ले गए, ठीक है। तो हमारी जो हाइट हो गई वो क्या होगा, कुछ हाइट एस तक ऊपर इसमें अट्रैक्शन हुआ, इसके कारण ऊपर चले गए। अभी हम जो सरफेस टेंशन है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जो हमारा सरफेस टेंशन होता है उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सरफेस टेंशन सिग्मा इनटू में एल, जो भी हमारी जिस लेंथ पर लग रहा है उस लेंथ पर लगेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन के कारण जो भी फोर्स लग रहा है वो हो जाएगा। क्लियर, इतना समझना जरूरी है। जो फोर्स लग रहा है सरफेस टेंशन के कारण वो क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन के कारण जो भी फोर्स लग रहा है वो जो सरफेस है जिस पर फोर्स लग रहा है इनटू में जो सरफेस टेंशन है उस लिक्विड की वो, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, फोर्स बराबर सिग्मा इनटू में एल। सिग्मा क्या है हमारा, सरफेस टेंशन, ठीक है। तो सपोज दैट अब हमारा ये वाला है, इसको अगर हम पूरा केवल ट्यूब बनाए तब हम देखते हैं क्या होता है इसमें। हमने क्या बना लिया, एक ट्यूब बना लिया, ठीक है, जिसके अंदर ऐसा हो रहा है। नीचे लिक्विड को नहीं लिया, ठीक है, लिक्विड की तो यहीं तक है, लेकिन इसके बीच में आपस में इतना ज्यादा अट्रैक्शन है कि और भी पानी को अपने साथ में ऊपर राइज करके ले गया, ठीक है। इसी की वजह से क्या बोलते हैं, इसी को जो राइज करके ले गया उसी को क्या बोलते हैं, कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज हम क्या बोल सकते हैं, कैपिलरी राइज है तो क्या बोल सकते हैं, कोहेशन ज्यादा होगा। मींस अगर हमारा कोहेशन ज्यादा है एडिशन के कंपैरिजन में तभी ना होगा, तभी ना आपस में लिक्विड को ऊपर उठा के ले जाएगा। लेकिन अगर दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, सपोज दैट अगर इसी का कोहेशन कम होता और एडिशन ज्यादा होता, तब क्या होता, लिक्विड हमारा यहां तक है, इस लेवल तक है, लेकिन जो लेवल होता वो नीचे चला जाता, तो हमारा जो कैपिलरी फॉल हो जाता। अगर हम इसको समझें तो क्या हो जाएगा, इसमें जो हमारा हाइट है h, इसमें कैपिलरी राइज हुआ है, इसमें क्या हो जाएगा, कैपिलरी फॉल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपस में जो मॉलिक्यूल है, जो एटम्स हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन है ही नहीं, उसमें क्या है, आपस में बनती नहीं है लोगों की, तो क्या हो जाएगा, आपस से दूर हटेंगे तो क्या करेंगे, इसको नीचे ले दिए तो क्या हो गया, ये कैपिलरी फॉल। कैपिलरी फॉल, क्लियर। तो हमारा कैपिलरी राइज, कैपिलरी फॉल, कैपिलरी राइज की कंडीशन में कोहेशन ज्यादा होगा, एडिशन कम होगा, और इस कंडीशन में क्या होगा हमारा, एडिशन क्या होगा हमारा, एडिशन बहुत ज्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, कोहेशन के कंपैरिजन में। क्लियर। तो अभी हम किस पे बात करते हैं, सिग्मा इनटू में एल बराबर में फोर्स। फोर्स कौन सा है, सरफेस टेंशन फोर्स। सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लग रहा है वो है सरफेस टेंशन फोर्स।
नाम से ही पता चला है सरफेस पर जो टेंशन हो रही है उसके कारण जो फोर्स लग रहा है वही सरफेस टेंशन फोर्स है, और ये हमेशा कहां लगेगा? सरफेस पर लगेगा। कब लगेगा? जब डाया बहुत ही ज्यादा छोटा हो। ठीक है, तो हमारा क्या है, सरफेस टेंशन फोर्स की बात हो गई, सिग्मा इनटू में एल की बात हो गई, बराबर फोर्स हो गया। अभी हम कैपिलरी राज का फार्मूला निकालते हैं। चलिए, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे केवल हमें कुछ नहीं करना है, केवल फोर्स बैलेंस करना है और कुछ नहीं करना है। सरफेस टेंशन क्या है? फोर्स है। अब फोर्स क्या हुआ? फोर्स के कारण मान लिया ये हमारा कैपिलरी है, इसके अंदर लिक्विड राइज कर गया। अब सरफेस टेंशन कहां पे लगता है? केवल सरफेस पर लगता है, तो इस सरफेस पर सिग्मा लग गया, यहां पर सिग्मा लग गया। क्लियर? अब ये एंगल कितना है हमारा? ये एंगल थीटा है। ये एंगल कितना है? थीटा है। तो जो अगर हम इसका वर्टिकल जो सरफेस टेंशन लग रहा है, इस सरफेस टेंशन का अगर वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे, लिक्विड कॉलम कहां तक राइज किया है? यहां तक राइज किया है। पानी तो यहीं तक था ना, पानी यहीं तक था, तो इसने इतनी लिक्विड को एक्स्ट्रा ऊपर तक ले गया। मींस सरफेस टेंशन में इतना पावर है कि उसने इतने पानी को खींच लिया। तो क्या हो जाएगा? जो सरफेस टेंशन के कारण ऊपर फोर्स लग रहा है वो लिक्विड के वेट के बराबर होना चाहिए। तो फोर्स जो सरफेस टेंशन के कारण लग रहा है, सरफेस टेंशन फोर्स बराबर में लिक्विड वेट। क्लियर? इतना सिंपल है। अगर हम इतना हो गया तो फिर हम पूरा क्लियर कर लेंगे। सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लग रहा है, सरफेस टेंशन के कारण, सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लग रहा है क्या हो जाएगा इसमें? सिग्मा कॉस थीटा, क्योंकि हमें कौन सा कंपोनेंट निकालना है? केवल वर्टिकल। क्योंकि अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे सिग्मा का, तो सिग्मा कॉस थीटा, यहां पर भी सिग्मा कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट ही वेट, जो वाटर का वेट है उसी के बराबर है। तो बराबर में इनटू में एल, लेंथ, जिस लेंथ पे लग रहा है, बराबर में क्या हो जाएगा? जो लिक्विड कॉलम है उसका जितना भी वेट है, तो इसकी हाइट मान लिया हमने h है। ठीक है, हाइट क्या मान ली? h है। तो क्या हो जाएगा? π/4 d स्क्वायर इनटू में h, ये तो वॉल्यूम हो गया, इनटू में रो जी करना पड़ेगा ना, रो ऑफ लिक्विड इनटू में जी डेंसिटी। तो हमारा क्या हो गया? वेट हो गया। ये वेट बराबर है सिग्मा कॉस थीटा इनटू में एल। क्लियर? अभी हम एल क्या है हमारी? लेंथ कौन सी होगी? लेंथ होगी जिस लेंथ, मतलब जैसे हमारा पाइप है, अगर ट्यूब है तो ट्यूब का सर्कमफेरेंशियल जो एरिया होगा, सर्कमफेरेंस जो होगा, सर्कमफेरेंस एरिया नहीं, सर्कमफेरेंस जो होगा उसी के अराउंड लग रहा है ना सिग्मा कॉस थीटा। पूरे सिग्मा कॉस थीटा जो ट्यूब का सरफेस है उसी के अराउंड लग रहा है। तो एल क्या हो जाएगा? सर्कमफेरेंस हो जाएगा। सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा? पाई डी, पाई इनटू में डी। सर्कमफेरेंस हो गया पाई डी, पाई से हमारा पाई कट गया, डी से हमारा डी कट गया। तो सिग्मा कॉस थीटा इक्वल टू d/4 इंटू एच इंटू रो इंटू में जी। इतना आ गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम एच, हमें क्या निकालना है? हाइट निकालना है, एच। तो एच बराबर में क्या हो जाएगा? 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी और डी, रो जी और डी। ये इतना सिंपल सा फार्मूला है। क्लियर? तो हमारा अगर एक ही अगर लिक्विड है तब तो ठीक है, क्लियर है भैया, पानी को ले गया, उठा लिया उसने, अपना फोर्स ज्यादा है इसलिए ले गया। यही अगर हमारा लिक्विड कैपिलरी फाल होता, जैसे ये है कैपिलरी फाल, तो होगा क्या? इस कंडीशन में जो हमारा थीटा बन रहा है वो कितना हो जाता? ये वाला थीटा होता, और जो कितना है 90 प्लस थीटा है ना, 90 से एंगल से ज्यादा, 90 एंगल से ज्यादा होगा तो क्या होगा? हाइट किस में आ जाएगी? कॉस थीटा किस में होता है? 90 से ज्यादा में, माइनस में होता है। तो हमारा वैल्यू हाइट की जो हाइट आएगी वो क्या हो जाएगी? माइनस में आ जाएगी। तो हमारा कैपिलरी राइज हो गया, इसी से आ जाएगा, कैपिलरी फॉल इसी से आ जाएगा। क्लियर? अभी यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अभी क्या है ना, एक है तब तो कोई दिक्कत नहीं, जब दो लोग आ जाते हैं तब प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि एक के बीच में शेयर करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फोर्स दो के बीच में लग रहा है, अब कैसे शेयर होगा? अब कॉन्सेप्ट तो तभी क्लियर नहीं होते ना, क्लियर तभी कॉन्सेप्ट होते हैं जब दो चीजें आ जाती हैं, जब आपको डाउट होता है। अब क्या है भैया, दो लिक्विड है, हम क्या करें? हम यहाँ पर भी फोर्स लग रहा है, यहाँ पर भी फोर्स लग रहा है, क्या करें? इस लिक्विड के कारण जितना हाइट हो, जितना लिक्विड कॉलम राइज हो रहा है वो प्लस वो, इसको ऐड करते हैं तो हो जाएगा क्या? नहीं। अब इसको अगर हम फिर से कॉन्सेप्ट वाइज चले तो हम देखते हैं फिर क्या होगा। सबसे पहले हम वही जो हमने पहले वाले किया था, इसमें भी वही करते हैं। हमने जो ऊपर वाला लिक्विड है ना, इसको अलग से देखते हैं, इसको अलग से देखेंगे, इसको अलग से देखेंगे। देखो हम एक एक से निपटते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम ऊपर वाले को देखेंगे। तो हमने बोला देखो भाई, हम पहले ऊपर वाले को देख रहे हैं, नीचे वाले से हमें कोई मतलब है, तो हमने नीचे वाले को बिल्कुल नहीं देखना है, ऊपर को देखना है। तो ऊपर में क्या लग रहा है? हमारा जो लिक्विड है
इसका सिग्मा होगा कुछ। देखो सिग्मा क्या है ना, सिग्मा जो है सरफेस टेंशन, ये लिक्विड प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन। मींस इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सिग्मा जो है वो वाटर के लिए अलग होगा, मिल्क के लिए अलग होगा, ऑयल के लिए अलग होगा, लिक्विड चेंज होगा, हर एक के लिए अलग अलग होगा। क्लियर। तो हम क्या मान के चलते हैं, सबसे पहले यहां पर हम लिख लेते हैं जो लिक्विड 2 है, लिक्विड 2 है उसके लिए ρ1 डेंसिटी उसकी अलग होगी। ठीक है। जो सिग्मा 1 है वो भी अलग होगा। थीटा जो हमारा एंगल थीटा बना रहा था वो हर एक लिक्विड के लिए अलग अलग होता है। ठीक है। जो एंगल थीटा बनाता है इस लिक्विड के लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा। ठीक है। तो जो हमने तीनों चीजें लिख दी, थीटा 1 हो गया लिक्विड 2 के लिए, ओहो लिक्विड 1 के लिए कर लेते हैं 1 1 1। ठीक है। और हमारा लिक्विड 2 के लिए क्या हो जाएगा, ρ2 सिग्मा 2 एंड थीटा 2। क्लियर। इतना क्लियर हो गया। अब हमारे इस फार्मूला में क्या क्या चीजें आती हैं, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, और यहां पर क्या आता है हाइट। तो लिक्विड 1 के कारण जो हाइट लिक्विड कॉलम में राइज होगा H1 वो अलग होगा, और लिक्विड 2 के कारण जो होगा वो H2 वो अलग होगा। क्लियर। और D डायमीटर, डायमीटर इसका भी सेम है इसका भी सेम है। ठीक है। तो हमें डायमीटर लिखने की जरूरत नहीं है। रो अलग है, जी तो सबके लिए कॉमन है, तो हमारे जी की कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो हमने फाइनली हमें याद रखना है ρ1 सिग्मा 1 थीटा 1, ρ2 सिग्मा 2 थीटा 2 H2। क्लियर। ये सभी चीजें लिखी हमने। अभी हम सबसे पहले जो लिक्विड 2 है उसके कारण जो लिक्विड कॉलम राइज हो रहा है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे सिग्मा लग रहा है, सिग्मा 2 कर लेते हैं इसको, क्योंकि हमें बाद में कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है। ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा, अभी थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है। ये भी थीटा 2 हो जाएगा। तो इसके कारण जो हाइट हुई कॉलम में राइज हुई H2 वो कितना हो जाएगा हमारा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा वही सिग्मा, यही वाला फार्मूला। तो हम यही वाला फार्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विड 2 के कारण जो कैपिलरी राइज हुआ, कैपिलरी राइज H2 होगा, है ना। कैपिलरी राइज कितना होगा लिक्विड 2 का। हम लिक्विड 1 को नहीं देखें, अगर हम इसको नहीं देखें तो क्या होगा, नॉर्मल क्वेश्चन है ना, नॉर्मल क्वेश्चन है क्योंकि एक ही सिंगल कॉलम है बस। तो H2 बराबर में कितना हो जाएगा, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। तो 4 का 4 आ गया, सिग्मा 2 हो जाएगा क्योंकि हर एक लिक्विड के लिए सिग्मा की वैल्यू अलग होती है। कॉस थीटा है तो कॉस थीटा 2 हो गया। क्लियर। अपॉन रो, इस लिक्विड की डेंसिटी अलग है ना, तो रो 2, जी की वैल्यू सेम है, डी डायमीटर की वैल्यू भी सेम है। ठीक है। तो हमारा जो लिक्विड 2 के कारण कैपिलरी राइज हुआ उसकी वैल्यू इतनी आ गई। ये तो ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भैया ठीक है, H2 वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब हमें H1 वाला बताओ। अब H1 में क्या होगा, अब कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर होंगे आपके। H1 में हो क्या रहा है और यहां पर क्या हो रहा है। ठीक है। तो देखो यहां पर क्या है, हमें इस चीज को समझना है, सरफेस टेंशन कहां पर लगता है, सरफेस पे लगता है। क्लियर। एक बात क्लियर है, अगर हमारा सरफेस यहां पर है, इसकी लिक्विड 2 है, ये लिक्विड 1 है। ठीक है। लिक्विड 1 की सरफेस ये है, लिक्विड 2 की सरफेस ये है। तो अगर हम पहले लिक्विड 2 के लिए देखें, लिक्विड 2 ऐसा है और हमारा नीचे सरफेस ऐसा है, तो होगा क्या, आपस में जो लिक्विड है वो क्या है, वो कोहेशन फोर्स इसमें ज्यादा है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अगर नीचे भी डायरेक्शन में रहेगा तो क्या होगा, यहां पर सेम लिक्विड है तो होगा क्या, लिक्विड कैसा होगा, लिक्विड ऐसा होगा, नहीं होगा। अगर यहां पर भी सेम लिक्विड है तभी ऐसा हो रहा है, यहां पर भी सेम लिक्विड है, लेकिन यहां पर दूसरा लिक्विड आ गया, तो जो सिग्मा 2 के कारण जो लगेगा वो ऐसा हो जाएगा और हमारा फाइनली ऐसा हो जाएगा। तो जो ऊपर वाला लिक्विड है सिग्मा 2, उसके कारण सरफेस टेंशन कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा। और ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, ये थीटा 2 हो गया, ये भी थीटा 2 हो गया। देखो ठीक है, लिक्विड 2 के कारण इतना हो गया। क्लियर। अब जो लिक्विड 1 है, लिक्विड 1 में क्या है, हमारा ये लिक्विड 2 वाला काम हो गया। यहां पर सिग्मा 2 हो गया, ये हमारा थीटा 2 हो गया, ये हमारा सिग्मा 2 हो गया, फिर हमारा ये थीटा 2 हो गया। तो यहां पर सेम लिक्विड है इसके लिए, तो इसलिए सरफेस इसकी ऐसी बिहेव करेगी। अब जो लिक्विड 1 है उसकी सरफेस ऐसी बिहेव करेगी, इसमें सिग्मा 1, इसमें सिग्मा 1, इसमें थीटा 1, इसमें थीटा 1। बताओ क्लियर है। अभी यहां पर ऐसा फोर्स लग रहा है
और इसी सरफेस पे जो लिक्विड 2 है उसमें ऐसा लग रहा है, तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, सिग्मा 2 कॉस थीटा 2 इनटू में जो भी सर्कमफेरेंस पे लग रहा है, इनटू में सर्कमफेरेंस की डिस्टेंस हम एल मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये फोर्स कैसा लग रहा है, अभी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब जो हमारा सिग्मा 1 के कारण जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, सिग्मा 1 कॉस थीटा 1 इनटू में जो भी सर्कमफेरेंस है इनटू में एल, ये हो जाएगा सर्कमफेरेंस फोर्स। लेकिन अभी ए वाला फोर्स कैसा लग रहा है, ए वाला फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। क्लियर, अब हम इसको मिटा देते हैं, इसको बाद में लिख लेंगे, ठीक है। तो हुआ क्या, अगर हम देखें इस सरफेस पे लिक्विड 2 के कारण भी एक फोर्स लग रहा है, क्योंकि यहां पर दो लिक्विड है, इसके कारण सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लगेगा और इसकी सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लगेगा। क्लियर, तो इसकी सरफेस टेंशन लिक्विड 2 की सरफेस टेंशन के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वो क्या लग रहा है, सिग्मा 2 cos थीटा 2 इनटू में एल। और जो सिग्मा 1 है, लिक्विड 1 है, इसके कारण क्या लग रहा है, सिग्मा 1 cos थीटा 1 इनटू में एल। क्लियर है, एल क्या है, सर्कमफेरेंस है। सर्कमफेरेंस मींस जो हमारा ट्यूब है, ट्यूब का सर्कमफेरेंस, तो लिक्विड 2 के लिए भी सेम रहेगा, लिक्विड 1 के लिए भी सेम रहेगा। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, अब हम मान के चलते हैं सिग्मा 1 बड़ा है, मींस अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जो लगा है वो बड़ा है, तो क्या होगा, फोर्स बैलेंस हमें करना है, फोर्स बैलेंस। अगर हम फोर्स बैलेंस करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा नेट अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना, नेट अपवर्ड डायरेक्शन में जो सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, जो भी नेट फोर्स लगेगा सरफेस टेंशन के कारण वो क्या होगा, ये तो अपवर्ड डायरेक्शन लग रहा है लिक्विड 1 के कारण, क्लियर, और लिक्विड 2 के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है, तो जो नेट फोर्स लगेगा है ना, इसको मैं F1 मान लेता हूं और इसको मैं F2 मान लेता हूं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, F1 बराबर में इतना हो जाएगा और F2 बराबर में इतना हो जाएगा। क्लियर, तो क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2, इतना तो ठीक है। क्लियर है, सरफेस टेंशन के कारण जो नेट फोर्स लगा वो इतना लगा। अब जितना भी नेट फोर्स लगा वो उसी के कारण वाटर में राइज होगा, है ना, तो बराबर में क्या हो जाएगा, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम राइज। क्लियर, इसको हम मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अगर हमें यहां तक समझ में आया, हमारा जो इस सरफेस पे F2 के कारण फोर्स लगेगा वो नीचे लगेगा और सिग्मा 1 के कारण जो फोर्स लगेगा वो ऊपर लगेगा, दोनों का जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2, क्योंकि हमने अपवर्ड डायरेक्शन के जो फोर्स है उसको हमने बड़ा मान लिया है, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना होगा सरफेस टेंशन के कारण, F1 माइनस F2, वही क्या होगा, लिक्विड कॉलम का जितना राइज करेगा H1, तो बराबर में क्या हो जाएगा, लिक्विड का कॉलम कितना राइज हुआ, इसकी डेंसिटी कितनी है, ρ1, तो ρ1 इनटू में g इनटू में पाई बाई 4 डी स्क्वायर, डी तो हमारा सेम है और हाइट कितनी है, H1। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको भी मिटा दें, कोई जरूरत नहीं है। अब नेट फोर्स कितना लग रहा था हमारा, नेट फोर्स कितना लग रहा था, सिग्मा 1 cos थीटा 1 इनटू में L माइनस सिग्मा 2 cos थीटा 2 इनटू में L बराबर में ρ1 g इनटू में पाई बाई 4 डी स्क्वायर इनटू में H1। क्लियर, अब हम क्या लिख लेंगे, सिग्मा 1 cos थीटा 1 माइनस सिग्मा 2 cos थीटा 2, L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L कॉमन है, L क्या है, सर्कमफेरेंशियल जो भी पेरीमीटर है वो सर्कमफेरेंशियल पेरीमीटर कितनी होती है, पाई इनटू में d, बराबर में क्या हो जाएगा, ρ1 इनटू में g इनटू में पाई बाई 4 इनटू में डी स्क्वायर इनटू में H1। ये तो हाइट H1 होगी ना, तो डी स्क्वायर से डी कट गया, पाई से पाई कट गया, तो हमारी H1 बराबर क्या आ जाएगा, अगर हम H1 बराबर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 cos थीटा 1, इसको भी मिटा देते हैं अभी, माइनस सिग्मा 2 cos थीटा 2, ठीक है। यहां पर 4 था, यहां पर 4 आ गया, अपॉन
क्या बचा नीचे, रो वन जी बचा, रो वन इंटू में जी, और एक हमारा डी बचा, हमने डी लिख दिया। ठीक है, तो हमारी एच की वैल्यू आ गई, H1 की वैल्यू आ गई, मींस हमारी जो हाइट होगी, हाइट H1 की वैल्यू आ गई, हमने H2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया था। तो हम क्या लिख सकते हैं, फाइनली जो हमारा कैपिलरी राइज होगा वो क्या होगा, H1 प्लस H2, यही होगा। तो हम वही निकाल लेते हैं, इसको भी जरूरत नहीं है अब। फाइनल कैपिलरी राइज, जो हमारा फाइनली कैपिलरी राइज होगा वो कितना होगा, H1 प्लस H2, H1 प्लस H2, H1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा 1 कॉस थीटा 1 माइनस सिग्मा 2 कॉस थीटा 2 अपॉन रो वन जी इंटू में डी, प्लस H2 क्या है, जो हमारा नॉर्मल जो हम कैलकुलेट करते हैं वही आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 4 सिग्मा 2 कॉस थीटा 2 अपॉन रो 2 जी डी। अब यहां पर एक चीज याद रखने वाली है, यहां पर रो 1 है आएगा, यहां पर रो 2 आएगा, यहाँ सिग्मा 2 cos थीटा 2, यहाँ पर भी सिग्मा 2 cos थीटा 2 है, यहाँ पर सिग्मा 1 cos थीटा 1, यहाँ पर भी सिग्मा 1 cos थीटा 1 है। 4 4 है, ये हमारी क्या हो गई, फाइनल हाइट h हो गई। क्लियर। तो अगर आपको ये, तो आपका ये पूरा का पूरा फार्मूला हो गया जो आपको कैपिलरी राइज के लिए यूज करना है। अगर आपके दो लिक्विड कॉलम है जिसके कारण कैपिलरी राइज हो रहा है। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपको फिर से एक बार रिकैप कर देता हूं, जो हमारा सरफेस टेंशन होता है वो फोर्स के बराबर होता है ना। जो फोर्स होता है वो लिक्विड वेट को क्या करता है, लिक्विड वेट को या तो राइज करता है या फिर फॉल करता है। क्लियर। अब हमने जो हमारा अगर फ्री सरफेस के कारण जो H2 में हाइट हुई उसको तो हमने नॉर्मली कैलकुलेट कर लिया। जो H1 हुई इस वाले लिक्विड में, जो H1 है उसमें इंटरफेस है, इस इंटरफेस के कारण क्या होगा, इस इंटरफेस के कारण लिक्विड 2 और लिक्विड 1 दोनों में भी सरफेस टेंशन लगेगा। तो दोनों के लिक्विड कॉलम का हम सरफेस टेंशन डिफरेंस निकाल करके हम H1 कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास में H1 आ जाएगा फाइनली। जब हमारे पास H1 आ गया तो फाइनली दोनों लिक्विड को ऐड कर लेंगे। ऐसे ही अगर हमारे पास में 3 लिक्विड दिए हुए हैं, 4 लिक्विड दिए हुए हैं, 5 लिक्विड दिए हुए हैं, हम ऐसे सभी के लिए एक फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो हाउ आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।